गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है बच्चों हम पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है साउंड वेव्स, ध्वनि का अध्ययन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अच्छा, हम यहाँ पे कौन से टॉपिक्स जो है वो आज कवर करने वाले हैं? तो वो सबसे पहला चीज जो आप कवर करेंगे हम लोग वो है सोनोग्राफी, और दूसरा जो है वो है ह्यूमन ईयर, मानवीय करण। ठीक है, ओके। सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम है ध्वनि का अध्ययन। तो सबसे पहले ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना का निर्माण करती है ना। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, हम कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। फिर इसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ध्वनि का उत्पादन किसी पिंड में उत्पन्न होने वाले कंपन द्वारा होता है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो है आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि ध्वनि का उत्पादन जो है किसी पिंड में उत्पन्न होने वाले कंपनों द्वारा होता है, जैसे कि किसी तंतुवाद के तारों में उत्पन्न कंपन। जैसे आप कोई गिटार है, उसके अगर उसके तार को अगर आप छेड़ो तो आपको जो है वो एक साउंड सुनने को मिलता है, और आपको प्लस वाइब्रेशंस भी समझ में आते हैं। जैसे आपका फोन है, आप उसको वाइब्रेशन मोड पे रख दो तो आपको कंपन महसूस होता है, तो ध्वनि निर्माण हुई है मतलब। अब जो ध्वनि है वो तरंग निर्माण होती है उसमें। तो जैसे तरंग गति का संचरण करने वाले विक्षोभों को तरंग कहते हैं। जैसे किसी माध्यम में गमन करते समय माध्यम के कण अपने समीपी कणों को गतिशील करते हैं, और तरंग की गति माध्यम में से ऊर्जा को प्रेषित करने का एक प्रकार है। इन तरंगों में माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ध्वनि जो है, बेसिक चीजें ध्वनि के बारे में। अब जो है इनका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन सी जगह पे इन तरंगों का, इन कंपनों का हम यूज कर रहे हैं। तो जो है पहली चीज जो है वो है सोनोग्राफी। आपने सोनार के बारे में भी पढ़ा होगा, हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम आ जाते हैं सोनोग्राफी पे। आप जब देखा होगा बच्चों, आपने कभी, आपको चोट लग जाती है या आपके पेट में कोई तकलीफ होती है, या फिर जो गर्भवती स्त्रियां जो होती हैं, वो जो छोटा शिशु माँ के गर्भ में होता है, उसका हालचाल जो है, उसका प्रोग्रेस जो है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उन सब चीजों को चेक करने का जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो है सोनोग्राफी का, राइट। तो सोनोग्राफी आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप स्लाइड्स में देखो बच्चों, आप इस तरह का एक मशीन आपने देखा होगा अक्सर जब आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास में। तो ये जो सोनोग्राफी मशीन है, इसमें आप जो सेकंड स्लाइड है वहां पे आप देख रहे होगे कि एक प्रोब दिया हुआ है, व्हाइट कलर का एक प्रोब है, और इसको स्किन पर एक जो है कलरलेस लिक्विड लगाया जाता है, और जो है प्रोब की सहायता से उस पर जो है चलाया जाता है। उसके बाद उस स्थान का जो है चित्र आप देख रहे हो नेक्स्ट वाली स्लाइड में, यहाँ पे प्रतिबिंब उसका बराबर से प्राप्त होता है, और वहां से जो है डॉक्टर्स आपको दिखाकर समझा सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर कि आपके पेट में अगर कोई अल्सर है या कोई तकलीफ है, या जो शिशु गर्भ में पल रहा है माता के, उसका प्रोग्रेस, उसका जो स्कल है, उसकी जो बॉडी है, और हार्ट का जो प्रोग्रेस है, ये सब चीजें भी जो है वो सोनोग्राफी मॉनिटर पे क्लियरली डॉक्टर आपको दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? तो सोनोग्राफी तकनीक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है और शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। आई होप बच्चों आपको पराश्रव्य ध्वनि के बारे में पता होगा, हम एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। पहले यहाँ पर सोनोग्राफी में जो है ये किन किन चीजों को जो है ये हमें बताता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सोनोग्राफी जो है, इसकी सहायता से अगर बॉडी में कोई इंफ्लेमेशन है
यानी कि सूजन आ गई है, जंतु संसर्ग और वेदना के कारण अगर हैं, वेदना के कारण का मतलब होता है कि जैसे कहीं बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या बॉडी के अन्य किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो दर्द का कारण क्या है? कहीं वहाँ पे अल्सर तो नहीं है, कहीं यहाँ पे जो है कैंसरस सेल्स तो नहीं है, या कोई और सेल्स जो है अनियंत्रित उनका प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोनोग्राफी की हेल्प से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हृदय की स्थिति कैसी है, हृदयाघात यानी कि दिल का दौरा अगर आया है, तो उसके बाद हृदय की अवस्था कैसी है, ये तक पता लगाया जाए, मतलब कितना लेवल तक जो है वो हार्ट डैमेज हुआ है, ये तक पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी। और जो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है वो है गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि देखने के लिए, शिशु की जो प्रोग्रेस है वो देखने के लिए, ठीक से हो रही है कि नहीं, या कोई बॉडी पार्ट जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस सोनोग्राफी टेक्निक के उपयोग से किया जा सकता है। अच्छा, इस टेक्निक में जो है मैंने जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिखाई, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में जो है गर्भ की वृद्धि हम इस टेक्निक से बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोब है इसका जांच कैसे होता है, तो इस टेक्निक में एक छोटी सलाई यानी कि प्रोब होता है और एक विशिष्ट द्रव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड जो मैंने आपको बताया कलरलेस फ्लूइड होता है। सलाई और त्वचा के बीच संपर्क उचित प्रकार से होने तथा पराश्रव्य ध्वनि का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए इस द्रव का उपयोग किया जाता है। यहाँ से जो है पराश्रव्य ध्वनि उत्सर्जित की जाती है, एमिट की जाती है, जो कि जो है जैसे यहाँ परीक्षण किए जाने वाले भाग की त्वचा पर द्रव लगाकर सलाई की सहायता से उच्च आवृत्ति की ध्वनि द्रव में से शरीर में संचरित की जाती है। फिर शरीर के आंतरिक भागों में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा एकत्र किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे कि जो प्रोब है उसकी सहायता से जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो प्रोब है उसकी सहायता से शरीर के इंटरनल पार्ट्स में, आंतरिक भागों में जो परावर्तित ध्वनि जो है, जो ध्वनि छोड़ी गई है पराश्रव्य ध्वनि, वो टकराकर वापस आती है। तो जो परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा एकत्रित किया जाता है और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक यानी कि कंप्यूटर्स द्वारा शरीर के आंतरिक भागों के जो है चित्र तैयार कर लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि ये जो टेक्निक है वो बिल्कुल पेनलेस है, इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। बाकी टेक्निक जो है उसमें सर्जरी है तो उसमें वो पेन होता है, फिर उसमें एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बावजूद, पेनलेस होने के बावजूद, ये टेक्निक जो है वो बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही अचूक है, यानी इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम है। सो यह तकनीक वेदना रहित होने के कारण अचूक निदान करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है मुझे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नोट्स, और टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो फिर से एक बार हम लोग जो ये है सोनोग्राफी को देख लेते हैं। सोनोग्राफी तकनीक में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से सूजन आना, जंतु संसर्ग, वेदना के कारणों को पता लगाया जा सकता है। फिर जैसे हार्ट अटैक आया है या हार्ट अटैक के बाद की सिचुएशंस में जो हार्ट है वो कितनी लेवल तक डैमेज हुआ है या कितना उसमें डेवलपमेंट की चांसेस है, ये सब भी जो है सोनोग्राफी टेक्निक से पता लगा सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में गर्भ की वृद्धि को देखने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। और जैसे ये टेक्निक हमारे लिए हेल्पफुल है, तो हर टेक्निक जो हेल्पफुल होती है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। जैसे कि मनुष्यों ने इस टेक्निक को फायदा तो उठाया ही है, बट इसके नुकसान भी हुए हैं। जैसे कि सोनोग्राफी की टेक्निक से लोग जो है लड़का लड़की परीक्षण भी करवाते हैं, गर्भ में जो
शिशु पल रहा है उसका जेंडर का पता भी लगाया जाता है, और उसके बाद जो है अगर फीमेल फॉइटस है तो फिर उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इस टेक्निक से उस चीज का भी पता लगाया जा सकता है, जो कि अब पूरी तरह से हमारे देश में बैन है। फीमेल फॉइटस जो भ्रूण हत्या है वो पूरी तरह से बैन है। ठीक है बच्चों। दूसरा चीज इसमें, दूसरी स्लाइड का नोट्स आप देख सकते हो। इस टेक्निक में जो है छोटी सलाई यानी कि प्रोब और एक विशिष्ट द्रव, जैसा कि मैंने आपको बताया कलरलेस फ्लूइड होता है। कलरलेस फ्लूइड को जो है वो स्किन पर लगाया जाता है और फिर इस प्रोब की सहायता से जो है त्वचा के ऊपर उसको रखा जाता है, और जो है इस प्रोब से पराश्रव्य ध्वनि जो है पूर्ण क्षमता से उपयोग करके इसको जो है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ध्वनि को भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद शरीर के आंतरिक भागों में परावर्तित ध्वनि को पुनः सलाई द्वारा एकत्र किया जाता है, और इस परावर्तित ध्वनि की सहायता से संगणक द्वारा शरीर के आंतरिक भागों के चित्र तैयार किए जाते हैं। और ये जो है टेक्निक सोनोग्राफी, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है क्योंकि इसके कारण दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये पेनलेस है, यानी इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता है, किसी भी तरह की से डरने की जरूरत नहीं है ये टेक्निक अगर ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो। दूसरा, इसके जो ये पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें जो कोई भी चूक नहीं है, राइट। तो ये यहाँ इससे जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं वो 99% तक करेक्ट ही रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये इस तकनीक का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें एक पॉइंट आया था जो मैंने आपसे कहा था, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पराश्रव्य ध्वनि की टेक्निक का इसमें यूज करते हैं। तो एक बार मैंने आपसे कहा था कि हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या है पराश्रव्य ध्वनि। तो जैसा मैंने बताया कि ध्वनि ऊर्जा है, राइट। और इसमें जो है 3 तरह की ध्वनि हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले श्राव्य ध्वनि, फिर अवश्राव्य ध्वनि और श्रव्यतीत ध्वनि। मानवीय कान की ध्वनि सुनने की जो सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है, अर्थात मानवीय कान इस आवृत्ति के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। इससे पहले की ध्वनि, इससे बाद की ध्वनि जो है हम सुन नहीं सकते। आप देखो बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि ये 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, फिर 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जिसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं, जिसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, और उसके बाद है 20,000 के बाद की ध्वनि। ठीक है, तो ये जो है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि और 20,000 के से अधिक की ध्वनि है, ये ध्वनियां हम सुन नहीं सकते। तो हम कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं? वो है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये रिक्त स्थान में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो मानवीय कान की ध्वनि सुनने की सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की है। ठीक है, और इस ध्वनि को फिर क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि। ठीक है बच्चों, तो हमने जो ऑडिबल ध्वनि है, ऑडिबल जो साउंड है, उसको हमने क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं आगे और पीछे। ओके, मानवीय कान 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, मानवीय कर्ण जो है वो 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन बच्चों। आप ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से जो कम है उसे हमने क्या कहा है? इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड, बराबर।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्राव्य ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड यानी कि इंफ्रासाउंड। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स भी नीचे दिए हुए हैं स्लाइड्स में, आप देख सकते हो, जैसे कि वेल मछली है या हाथी है। तो ये जो प्राणी है ये इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं हम जो नहीं देख पा रहे हैं या हम जो नहीं सुन पा रहे, वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा हमारा मानना है। बट ऐसा होता नहीं है। जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते वो ध्वनि हाथी सुन सकता है, वेल मछली सुन सकती है, डॉल्फिन मछलियां सुन सकती हैं, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्लियां सुन सकती हैं, चूहे सुन सकते हैं, चमगादड़ वो ध्वनि निकाल सकते हैं और वो ध्वनि सुन सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंफ्रासोनिक साउंड 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्राव्य ध्वनि कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। जैसे लोलक के कंपन से निर्मित ध्वनि, भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी के पृष्ठभाग के कंपन से निर्मित ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की होती है। अगर आपने देखा होगा बच्चों, या आपने महसूस किया होगा या पिक्चरों में ही देखा होगा, जैसे कोई जहाज है वो डूबने वाला है या उस पे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आने वाली है, तो जो चूहे होते हैं वो सबसे पहले भागना शुरू करते हैं। जो कुत्ते बिल्लियां होती हैं वो सबसे पहले भागना शुरू करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो भूकंप का साउंड है वो हम तो सुन नहीं पा रहे हैं। जैसे आप भूकंप का साउंड सुनने के लिए हमने जो है यंत्र बना रखे हैं, मशीन्स बना रखी हैं। आपने न्यूज में देखा होगा कि 4.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, तो वो मशीन्स उनको सुन पा रही है। नॉट ओनली मशीन्स, बल्कि ये चूहे बिल्ली ये भी जो है भूकंप की जो है आवाजें सुन सकते हैं। इसीलिए वो उस जगह से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने आप को किसी सेफ प्लेस पे ले जाके वहीं पर वो रुकते हैं, राइट। सो ये है इंफ्रासोनिक साउंड जो 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, जिसमें आता है, आपने अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, भूकंप आने का जो ध्वनि है, लोलक के कंपन से जो निर्मित ध्वनि है, ये सब 20 हर्ट्ज से कम में आती हैं। अब आते हैं हम एक और एक्सट्रीम पे, दैट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्यातीत ध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये जो है डॉल्फिन्स, कुछ डॉल्फिन्स, फिर चमगादड़, ये आवाजें निकालते हैं इस तरह की, और वो आवाजें सुन भी सकते हैं। जैसे कुत्ते, चूहे, चमगादड़, डॉल्फिन जैसे प्राणी उन्हें प्राप्त विशेष क्षमता के कारण मानव को सुनाई न देने वाली पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम मेन चीज पराश्रव्य ध्वनि है उस तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो इस पराश्रव्य ध्वनि को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। आपने अल्ट्रासाउंड सुना है, सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि यूज करते हैं। ठीक है, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि ये निकालते हैं। और ये क्षमता किसके पास है? कुत्तों के पास है, चूहों के पास है, चमगादड़ के पास है, डॉल्फिन्स के पास है। तो इनके पास विशेष क्षमता है कि ये इन आवाजों को जो है सुन सकते हैं। इस क्षमता के कारण उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। जैसे बोला जाता है 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कुछ प्राणी और कीटक जो है वो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे जैसे प्राणी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो हमने इटालियन वैज्ञानिक स्पोलांजनी ने चमगादड़ के ऊपर जो है रिसर्च करी थी। तो जब वो रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज की खोज की कि वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक समय में चमगादड़ का एक अंग, कान या नाक या आंखें इत्यादि, वो ढक कर बंद करके उन्हें जो है अंधेरे में छोड़ने पर चमगादड़ बेधड़क अंधेरे में कैसे उड़ लेते हैं, ये उनको जो है एक्सपेरिमेंट करना था। जब उन्होंने कान बंद कर दिए, जब उन्होंने नाक बंद की, जब उन्होंने आंखें बंद कर दी, तब उन्होंने देखा कि वो बेधड़क उड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उनको। लेकिन जब उन्होंने कान बंद कर दिए चमगादड़ों के और फिर उनको छोड़ दिया, तब उन्होंने देखा कि वो यहाँ वहां टकराने लग गए।
रूम में यहाँ वहां टकराने लगे। तो उनको समझ में आया कि आंखें खुली होने पर भी वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आंखें बंद हैं लेकिन वो कान खुले होने पर बराबर उड़ पा रहे थे। फिर उन्हें समझ में आया कि चमगादड़ों की अंधेरे में जो उड़ने की क्षमता है वो उनकी आंखों में नहीं बल्कि उनके कानों पे डिपेंड करती है। तो चमगादड़ जिस पराश्रव्य ध्वनि को मुंह से निकालते हैं, जो अल्ट्रासाउंड मुंह से निकालते हैं, वो सामने के पदार्थ से टकराकर परावर्तित होकर वापस आती है और ये परावर्तित ध्वनि ही वो कानों से सुन पाते हैं। और इस प्रकार सामने के पदार्थ के अस्तित्व व दूरी के बारे में चमगादड़ों को अंधेरे में भी अचूक ज्ञान होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों की ये पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासाउंड जो हम सुन नहीं सकते, हमारी रेंज में नहीं है, फिर भी ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे किस तरह से चमगादड़ जो है अपनी लाइफ सेव करते हैं। प्लस इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे श्रव्यती ध्वनि का दूसरी जगह कहाँ उपयोग होता है, तो आपने देखा होगा बच्चों, एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि उपयोगी साबित होती है। जैसे आपने मूवी देखी होगी गाजी अटैक, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो पनडुब्बी थी वो पानी के नीचे और दुश्मन सेना की जो पनडुब्बी थी तो उसको कैसे अल्ट्रासोनिक जो वेव्स निकाल कर ही पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पे नहीं है। तो इस तरह से जो है हम पानी में इस पराश्रव्य ध्वनि का यूज करके जो है दुश्मन देशों से अपनी रक्षा कर सकते हैं और संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिर जो प्लास्टिक के पृष्ठभाग एकत्र जोड़ने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का हम यूज कर सकते हैं। फिर दूध जैसे द्रव्यों को अधिक समय तक टिका कर रखने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से और जैसे कि सोनोग्राफी, मानवीय शरीर के आंतरिक अवयवों के प्रतिबिंब पराश्रव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फिर हृदय की धड़कनों का अध्ययन करने के लिए एकोकार्डियोग्राफी पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित है। तो जितनी सोनोग्राफी की जो टेक्निक्स है उनमें यूज होते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, तो ये सब पराश्रव्य ध्वनि की ही देन है। आई होप बच्चों आपको इतना ये पोर्शन समझ में आया है। हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट जो अपना टारगेट है दैट इज मानवीय कर्ण। हमें कैसे सुनाई देता है और कौन कौन से मेन इम्पोर्टेंट चीजें हैं मानवीय कर्ण में। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो खुद ये डायग्राम है। ये डायग्राम जो है बच्चों, कभी कभी डायग्राम इस तरह से दे दिया जाता है और इसमें से 3-4 जो नॉमिनेशंस दिए हुए हैं वो कट कर दिए जाते हैं। वो आपको पूछा जाता है कि आपको लिखना रहता है वो। जैसे इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले कर्ण पल्लव है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। कान सबसे पहले आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का। कान से ही हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है और उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस तरह से जो है पूरे जो अभी जो आगे है हम पूरा डिटेल में हम कर्ण, मानवीय कर्ण को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला आ जाता है उसमें कर्ण पल्लव। यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि कहीं एक जगह से साउंड वेव आ रही है और वो कंपन के द्वारा पार्टिकल्स के थ्रू जो है मनुष्य के कान तक पहुंच रही है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मानवीय करने के 3 स्पेसिफिक अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला है कर्ण पल्लव, दूसरा है मध्य कर्ण, तीसरा है अंतःकर्ण। सबसे पहला कर्ण पल्लव, यह बाह्य परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचती है। ठीक है। ये जो कर्ण पल्लव है सबसे बाहरी पार्ट इसको बोला जाता है। इसका क्या काम है? तो इसका काम ये है कि ये बाहर के परिवेश से, यानी बाहर का जो एनवायरनमेंट है
उससे सभी ध्वनि को एकत्रित करता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कंपन हो रहा है, पार्टिकल्स जो हैं वो कान में किस तरह से जा रहे हैं। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की खोखली जगह जो है वहां तक पहुंचती है और यहीं तक का काम है कर्ण पल्लव का। ठीक है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए, आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कान मानव का महत्वपूर्ण अंग है। कान से ही हम ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है। उन कंपनों का विद्युत तरंगों में रूपांतरण होता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। और जो है कान के 3 भाग हैं, कर्ण पल्लव, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। ठीक है, तो हम अभी तक हमने जो है कर्ण पल्लव को पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने कि यह बाह्य परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से मध्य कर्ण की खोखली जगह तक पहुंचती है। अब आ जाते हैं मध्य कर्ण पे। ठीक है, मध्य कर्ण में जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो मध्य कर्ण में, मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है जिसे कर्णपटा कहते हैं। ठीक है, मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है जिसे कर्णपटा कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह पर पहुंचते हैं, जैसे कि हम देखो व्हाइट पार्टिकल्स के थ्रू हमने ध्वनि दिखाई है। ठीक है, ये स्लाइड में। अब ये ध्वनि जो है ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं उस तक का पर्दे, ये पर्दा दिखाया है, तो इस पर्दे पर पहुंचता है। जब माध्यम के संपीड़न, जो ये ग्रीन कलर का है वो हो गया आपका कान का पर्दा यानी कर्णपटह। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह पर पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब जो है वो बढ़ जाता है। अब कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार विरलन के पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। तो इस प्रकार ध्वनि तरंग के कारण कर्णपटह में कंपन होती है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। मध्य कर्ण, मध्य कर्ण की खोखली जगह में एक पतला पर्दा होता है जिसे कर्णपटह कहते हैं। आप ये ग्रीन कलर का देख सकते हैं, ये कान का पर्दा हो गया। जब इसके ऊपर माध्यम के संपीड़न पहुंचते हैं तो उसके ऊपर दाब लगता है, दाब बढ़ जाता है और कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। और जब दाब बढ़ रहा है तो वो अंदर की ओर दबा रहा है। और इसी प्रकार माध्यम के संपीड़न अगर विरलन पहुंचा है तो झिल्ली के ओर बाहर जो दाब लग रहा है वो कम हो जाता है। संपीड़न यानी कि ज्यादा दाब, ज्यादा मात्रा में ध्वनि, और विरलन यानी कि कम मात्रा की ध्वनि। तो जब ज्यादा मात्रा की ध्वनि पहुंचती है तो कान के पर्दे पे प्रेशर डालती है उसको। ठीक है, और कम मात्रा की ध्वनि पहुंचती है तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो इसी से आप ये भी समझ सकते हो बच्चों कि ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि जो है वो आपके कान के पर्दे पर किस लेवल का प्रेशर डाल रही है। तो इसीलिए हम बाद में देखेंगे कि बहुत ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि या बहुत ज्यादा संगीत ऊंची आवाज में, बहुत ज्यादा आवाज शोरगुल ऊंची आवाज में कान तक पहुंचना ठीक नहीं है। क्योंकि आपने जैसे देखा कि ज्यादा मात्रा की ध्वनि पहुंची तो उसने कान के कर्णपटल जो है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला, और जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो है वो चाहे कर्णपटल चाहे कोई और चीज है वो झेल नहीं सकता। तो इसीलिए हमको जो है हम हेडफोन लगाकर बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, वो हम बाद में देखने वाले हैं इस चैप्टर के आखिर में कि हमारे कानों के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ठीक है, और कर्णपटह बाहर की ओर, अच्छा ठीक है। अब ये ज्यादा दाब से जो है दाब ज्यादा लगता है, और अगर विरलन है तो झिल्ली के बाहर लगने वाला दाब कम हो जाता है और कर्णपटह बाहर की ओर गति करता है। तो इस प्रकार ध्वनि तरंगे के कारण कर्णपटह में कंपन होते हैं। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है अंतःकरण यानी इनर ईयर, श्रवण तंत्रिका
श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अंतःकरण में घोंघे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावत होता है। कर्णपटल से आने वाले कंपन कर्णावृत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। फिर से मैं आपको बताती हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थ्रू डायग्राम। आप देखो बच्चों, अंतःकरण यानी इनर ईयर, श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अंतःकरण में घोंघे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावृत होता है। श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है और अंतःकरण में घोंघे के शंख की तरह चक्रावृत, आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों, ये शंख की तरह चक्राकार कर्णावत जिसको कहते हैं, कर्णावर्त। कर्णपटल से आने वाले कंपन कर्णावृत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो ये जो घोंघे की शंख की तरह जो चक्राकार कर्णावृत है, ये जो है कंपन को एक्सेप्ट करता है और फिर ये ही इन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर देता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। फाइनली ये जाते हैं मस्तिष्क तक और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो आप फिर से एक बार हम लोग जो है नोट्स देख लेते हैं। श्रवण तंत्रिका अंतःकरण को मस्तिष्क से जोड़ती है। अंतःकरण में घोंघे के शंख की तरह चक्राकार कर्णावृत होता है। कर्णपटल से आने वाले कंपन कर्णावृत द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें विद्युत तरंगों में परावर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत तरंगों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है और इस तरह से हमें जो है आवाज सुनाई देती है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कान एक महत्वपूर्ण अंग है और कान को स्वच्छ करने के लिए कान में लकड़ी, नुकीले वस्तुएं ये सब नहीं डालने चाहिए और ईयरफोन की सहायता से ऊंची आवाज में गाने नहीं सुनने चाहिए। इसके चलते कान के पर्दे यानी कि कर्णपटल को गंभीर क्षति होने की आशंका होती है। जब मैं आपको मध्य कर्ण का पढ़ा रही थी, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया कि कान का जो कर्णपटल है, जिसको हम नॉर्मल हिंदी में जिस तरह से बोलते हैं कान का पर्दा, तो आपने देखा कि जब ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि आती है तो ये कान का पर्दा जो है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है और कम आवर्त की ध्वनि आती है तो ये कान के पर्दे के ऊपर कम प्रेशर आता है। तो आप इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा तेज आवाज में ईयरफोन लगाकर नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे कान के पर्दे पर ज्यादा प्रेशर आता है और उस प्रेशर से वो फट भी सकता है, तो स्थायी बहरापन होने के चांसेस हैं। दूसरा, अगर आप ईयरफोन लगाकर जब आप रोड क्रॉस करते हो, मतलब आजकल जो है हम देखते हैं कि लोग ईयरफोन लगाकर फोन पर बातें करते हुए ही रोड पर भी चलते हैं, रोड क्रॉस भी कर लेते हैं, ड्राइव भी कर लेते हैं गाना सुनते हुए ऊंची आवाज में। तो इससे जो है एक्सीडेंट्स होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जो है आपने देखा होगा कि लोग कान को स्वच्छ करने के लिए उसमें लकड़ी या नुकीली वस्तु डालते हैं। तो आपको ये बता दूं बच्चों की कान जो है वो स्वयं अपने आप को साफ कर सकता है। सिर्फ आपने जो है इसमें नुकीली वस्तुएं और लकड़ी ये सब डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे जो है, जैसे कि अब आपने मानवीय कर्ण पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि ये नुकीली वस्तुएं, ये जो लकड़ी है, ये कान के पर्दे को डैमेज ही करती हैं, उसका कोई भी भला नहीं करती हैं। तो इसीलिए जो है इस तरह से कान को साफ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो मैं अब यहाँ पे जो है हम एक दो प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखेंगे।
जैसे पहला उदाहरण है आपके टेक्स्ट बुक का ही है और बहुत इजी उदाहरण है। 1.5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति तथा 25 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य की ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? तो आंसर है, पहले अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें जो गिवन मटेरियल है, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसको लिखकर हम एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि अब हमसे पूछा क्या गया है, उसके सामने हम जो है क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन जो है वो आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति इज 1.5 किलो हर्ट्ज। तो ये जो 1.5 किलो हर्ट्ज है, तो सबसे पहले सारे जो यूनिट्स हैं उनको हम मीटर में, हर्ट्ज में इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे। 1.5 किलो हर्ट्ज से अगर हर्ट्ज करना है तो हमको इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, बिकॉज 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। सो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके हमने इसको जो है किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लिया हर्ट्ज में। अब आते हैं नेक्स्ट, दिया है 25 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, अच्छा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो 25 सेंटीमीटर चेंजेस टू 0.25 मीटर्स। तो ये भी हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है आ जाता है दूरी। यहाँ पर बच्चों दूरी भी दिया है, 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। सो जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है दूरी, दैट इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। अब वापस से ये किलोमीटर्स में है और हमको चेंज करना है इसको मीटर्स में। सो वापस से 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 1.5 into 10⁻³ meters. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि इसमें कितना समय लगेगा, दैट मीन्स समय इज इक्वल टू t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है। हमें निकालना है समय यानी कि t। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास है, समय का फॉर्मूला इज इक्वल टू दूरी बटे वेग। अच्छा, क्या मुझे दूरी पता है, क्या मुझे वेग पता है? ठीक है, पहले मुझे वो चेक करना है। ओके, सो t इज इक्वल टू s अपॉन v। तो s तो मुझे पता है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³, बट दैट इज डिवाइड बाय v मुझे नहीं पता है। तो अब सबसे पहला काम होगा मेरा v निकालना। v किसका निकालना है? ध्वनि का वेग। ओके, सो ध्वनि का वेग निकालने का जो सूत्र है पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो ध्वनि का वेग का जो सूत्र है वो है, ध्वनि का वेग इज इक्वल टू बारंबारता इंटू तरंग दैर्ध्य। ये सूत्र हमको पता है। सो v इज इक्वल टू न्यू इंटू तरंग दैर्ध्य। तो बारंबारता हमने यहाँ पे, बारंबारता यानी आवृत्ति, तो वो हमने कैलकुलेट करके रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ और तरंग दैर्ध्य ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0.25 मीटर्स में। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 मीटर्स। सो दैट इज इक्वल टू 0.375 इंटू 10⁻³। दैट इज इक्वल टू, ध्वनि का वेग आ गया हमारे पास 375 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने वेग निकाल लिया बच्चों, यही हमको नहीं पता था, क्योंकि हमको दूरी पता थी, हमको वेग नहीं पता था। तो ये वाला जो वेग है वो हम अपना इसमें यूज करेंगे, समय इज इक्वल टू दूरी बटे वेग में। सो t इज इक्वल टू s अपॉन v,
that is equal to 1.5 into 10⁻³ divide by 375. That is equal to 1500 divided by 375 and that is equal to 4 आता है आंसर, that is 4 seconds. जैसे कि 4 अगर आप लिख देते हो बच्चों तो ये जो S है इसका हाफ मार्क आपका कट जाएगा, तो यूनिट्स लिखना साथ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 4 सेकेंड यानी ध्वनि को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 सेकेंड्स लगेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट उदाहरण है, आई होप आपको समझ में आया है बच्चों। हम देख लेते हैं सेकेंड उदाहरण। सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में ध्वनि तरंग प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि प्राप्त हुई तो उस स्थान पर समुद्र की गहराई कितनी होगी। अब यहाँ पर भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन आइटम्स है वो लिख कर ले लेते हैं। तो क्या गिवन आइटम है, समुद्र में ध्वनि का वेग दिया हुआ है क्वेश्चन में 1550 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट दिया है प्रतिध्वनि सुनाई देने का समय अंतराल 4 सेकेंड। फिर जो है 4 सेकेंड है, ये पूछ रहे हैं कि सोनार की सहायता से समुद्र के पानी में ध्वनि तरंग प्रेषित करने के उपरांत 4 सेकेंड्स के बाद प्रतिध्वनि अगर प्राप्त होती है तो गहराई कितनी है। तो गहराई कितनी है ये नापने के लिए, यानी कि दूरी कितनी है नापना है, तो दूरी नापना है तो हमारे पास सेम फॉर्मूला है, वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय। समय हमको पता है 4 सेकेंड की प्रतिध्वनि मिली है हमको। अब सोनार के बारे में हम जानते हैं बच्चों कि सोनार टेक्निक जो है वो जहाज में यूज होती है समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो सोनार में क्या लगा होता है, प्रेषित लगा होता है, संसूचक लगा होता है। प्रेषित से जो है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स छोड़े जाते हैं और वो वापस आता है, तब हम जो है उसकी गहराई नापते हैं। तो अगर 4 सेकेंड्स लगा है तो 2 सेकेंड्स जाने में लगा होगा और 2 सेकेंड्स आने में लगा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो समय है वो 2 सेकेंड्स हो जाएगा, बराबर। वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय, तो दूरी इज इक्वल टू वेग इनटू समय। अब वेग तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया गया है, समुद्र जल में ध्वनि का वेग होता है 1550 मीटर पर सेकेंड और समय हमने निकाला कि 4 सेकेंड लगा है पूरा जाके आने में, दैट मीन्स जाने में 2 सेकेंड, आने में 2 सेकेंड, तो ये हो गया समय t। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उस जगह समुद्र की गहराई 3100 मीटर्स होगी। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ है ये सारी चीजें। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें कवर करी हमने। तो ये था चैप्टर नंबर 12 साउंड वेव्स। फिर इसके बाद में हमने जो चीजें कवर करी वो है सोनोग्राफी और ह्यूमन ईयर। सोनोग्राफी हमने देखा कि इसमें जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज किया जाता है और जो है इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जो भी प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट 99% करेक्शंस के साथ हमको पता चल जाती है। और इस तरह से जो गर्भ में शिशु है उसकी भी जो प्रोग्रेस है हमको पता चलती है। फिर हमने 3 जो है साउंड्स के बारे में देखा, इंफ्रासोनिक, देन ऑडिबल एंड देन अल्ट्रासोनिक। तो ये जो अल्ट्रासोनिक है इसी का यूज करते हैं चमगादड़ और जो है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। फिर हमने देखा मानवीय कर्ण, इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं मानवीय कर्ण में वो है कर्ण पल्लव, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण। और मध्य कर्ण पढ़ा जब हमें तो हमने और क्लियर हुआ कि किस तरह से जो है हमको अपने कानों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कोई नुकीली और लकड़ी वगैरह नहीं डालना है और बहुत ज्यादा आवाज में हेडफोन या ईयरफोन का यूज भी करेंगे तो जो है कान के पर्दे को जो है वो क्षति पहुंचती है। ओके बच्चों, आई होप आपको सब समझ में आया है और सब क्लियर हुआ है। बोलिए बच्चों। हेलो, बोलो बच्चों। किसी को
ओके बच्चों, आई होप आप सभी को ये समझ में आया है। मैंने जो है ये स्लाइड्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। वहां से जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।